today, and we have done with the definition of macroeconomics, how macroeconomics came into existence, right? How it get developed. I told you the history behind. Then I told you the basic differences between the two main branches of economics, that is micro and macroeconomics, in yesterday's class, right? So today we will be going to do the scope, right, and the goals and issues of macroeconomics. Then we'll do the importance of macroeconomics, right? So this is how we'll proceed today. So I will do the slideshow here. Okay. All right. Okay. So today we'll start with this scope of macroeconomics. Scope मतलब दायरा, right? So जो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, right? या उसका डायमेंशन क्या होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आप एज ए स्टूडेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या आप स्टडी करोगे उसके अंदर, that will become the scope of macroeconomics. That will be known as the scope of macroeconomics, जिसमें कि सबसे पहले है estimation of national income and related aggregates. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है राष्ट्रीय आय के, नेशनल इनकम के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करता है, राइट? उसके विभिन्न एलिमेंट्स को स्टडी करता है, कैसे नेशनल इनकम को मापा जाता है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को हम पढ़ते हैं. सो ये सारी चीजें हम राष्ट्रीय आय और उसके विभिन्न कॉन्सेप्ट्स एंड एग्रीगेट्स को हम इसमें पढ़ते हैं, राइट? देन कम्स द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के रिगार्डिंग, ठीक है? What are the issues that is related with the employment in an economic system, ठीक है? क्या वेरियस फैक्टर्स होती हैं जो कि एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करती हैं, जैसे कि एक प्रभावशाली मांग का कॉन्सेप्ट अभी आएगा जब आप कीन्स की थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे, इफेक्टिव डिमांड जिसको हम बोलते हैं. देन देयर इज एग्रीगेट सप्लाई, देयर इज एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग, एटसेट्रा थिंग्स, जो कि हम क्योंकि टोटलिटी में या एग्रीगेट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. और कल मैंने जैसे कि बताया डेफिनेशन में कि हम इकोनॉमी एज ए होल को यहाँ पे स्टडी करते हैं. तो ये वेरियस जो मैंने अभी ये वेरियस कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल्स बताए, ये कहीं ना कहीं रोजगार को निर्धारित करते हैं. एक इकोनॉमी की रोजगार की स्थिति किस तरह की होगी, कहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट होगा, कहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट या लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम किस तरह से होगा, ये चीजें इन फैक्टर्स के द्वारा कहीं ना कहीं डिटरमिन किया जाता है. तो ये सारे चीजें हम थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि अलग अलग थियोरीज दी हैं क्लासिकल्स ने और कीन्स ने, वो हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, ठीक है, आपके थर्ड यूनिट में, इसके पार्ट 1 के. देन आपका थियोरी ऑफ मनी, मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन, राइट? क्योंकि इकोनॉमी एज ए होल में हम पॉलिसीज की ही बात करेंगे. तो मॉनिटरी पॉलिसी, थियोरीज ऑफ मनी में जो भी क्लासिकल्स, न्यू क्लासिकल्स या कीन्सियन, पोस्ट कीन्सियंस की मनी की थियोरीज हैं, इंटरेस्ट की थियोरीज हैं, राइट? और क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एटसेट्रा चीजें, ये सारी थियोरी ऑफ मनी के अंदर आपका आता है, राइट? और कहीं ना कहीं मनी का एक मेजर रोल रहता है इन डिटर्मिनिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट, राइट? सो मनी के फंक्शंस क्या है, मनी किस तरह से इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है और किस तरह के फंक्शनिंग मनी की रहती है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं. देन थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल. नाउ जनरल प्राइस लेवल का मतलब मैंने कल बताया कि हम यहाँ पे एक सिंगल कमोडिटी के प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, या 2 कमोडिटीज या 3 कमोडिटीज के प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं. हम एक बास्केट ऑफ गुड्स को कंसीडर करते हुए कैसे इन्फ्लेशन रेट को कंसीडर, इन्फ्लेशन को स्टडी किया जाता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे एक जनरल प्राइस लेवल को बताते हैं,
राइट। सो ये जनरल प्राइस लेवल जो है एक कोर इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जिसमें कि हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ठीक है, इन सबको स्टडी करते हैं, राइट। और इस जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस से कैसे इकोनॉमी में इकोनॉमी की ग्रोथ को ये इम्पैक्ट करता है, विकास को, डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है, रोजगार को इम्पैक्ट करता है, एक्सेट्रा थिंग्स, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। देन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी की ग्रोथ, ठीक है, थ्रू इट्स पर कैपिटा इनकम और थ्रू इट्स नेशनल इनकम, राइट, ये सारी चीजें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। और स्पेशली ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की ग्रोथ की प्रॉब्लम्स को ये स्टडी करता है, राइट, और कैसे डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रोथ को मेंटेन करना एक प्रॉब्लम है, वो चीजों को स्टडी करता है, राइट। सो ये चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। देन थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड रिलेशंस ऑफ एनी इकोनॉमी विद अदर कंट्रीज, ठीक है, what are the concepts regarding the international trade like tariff, protection, है ना, ये सारी चीजें, ये सारा जो है सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही, ये भी हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। देन कम्स द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मतलब कि जब भी इकोनॉमी जो है कहीं भी उसका ग्रोथ का प्रोसेस ऐसे स्टैग्नेंट नहीं रहता है, वो उतार चढ़ाव उसमें रहते हैं, फेजेस में, वो साइकिल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि डिप्रेशन आया तो फिर एक रिकवरी का फेज आता है, फिर वो फिर रिकवर होने के बाद बूम की स्टेज में पहुंचता है, और बूम के बाद अगेन फिर से एक डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू होता है, और वो डाउनवर्ड के बाद फिर से एक रिसेशन या डिप्रेशन का दौर आता है, देन अगेन स्टार्ट्स द रिकवरी। सो दिस इज हाउ द इकोनॉमी मूव्स, राइट, जिसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स, राइट। सो ये बिजनेस साइकिल्स रिलेटेड है विद इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। देन लास्ट कम्स दी फिस्कल पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, राइट, जो कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब राजस्व की नीति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, का मतलब होता है विच इज समथिंग पॉलिसी रिलेटेड विद द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो नीतियां होती है, जैसे कि टैक्सेशन की पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सरकार के द्वारा किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स, इन द फॉर्म ऑफ आपका स्कूल की बिल्डिंग्स, कॉलेज की बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग्स, राइट, और पार्क्स, म्यूजियम्स, और इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, एसजेवीएनएल हिमाचल के अंदर, राइट, और एनजेपीसी, राइट, एटसेट्रा आर सम पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या एंटरप्राइजेस जिनको हम बोलते हैं। सो वो फैक्ट्रीज हो गए, वहां पे पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, राइट। और आपके जो भी प्लानिंग्स होती हैं, प्लानिंग्स के अंदर कहीं पे रोजगार के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर आपको, मनरेगा के अंदर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, वो सारा पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा है, गॉट इट। सो और राशनिंग में आपको सब्सिडी दी जा रही है, आपको एज ए फार्मर आपको सब्सिडी दी जा रही है, सो वो सारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है। सो उन सब से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज, पब्लिक की इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, राइट, विच अगेन फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम वो पॉलिसीज जो कि सरकार के द्वारा क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड बाय कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी, ठीक है। डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को इस तरह से कंट्रोल करती है गवर्नमेंट्स, right? So this is known as the monetary policy. So both these policies also forms an important aspect in the macroeconomics. So these are the scope of macroeconomics. Going to the next slide. I don't know why my doesn't work. मुझे समझ नहीं आता. Okay. Now
moving on to the next slide, that is regarding the issues or the goals of macroeconomics, right? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के से संबंधित प्रॉब्लम्स भी हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के गोल्स भी हैं, राइट, जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द एम्प्लॉयमेंट, राइट. सो जो बेरोजगारी जो है बड़ी बहुत भारी समस्या है. और जब डिप्रेशन आया था 1930s में, राइट, तो उसकी वजह से इकोनॉमी जो है स्लो डाउन हो गई थी, राइट. उस डिप्रेशन की वजह से देयर वाज अ सिवियर फॉल इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. कल मैंने आपको बताया पूरी हिस्ट्री, है ना. सो उसकी वजह से जब डिमांड एंड सप्लाई जो सब डिमांड बहुत घट गया गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसकी प्राइसेस बहुत घट गई, जिसकी वजह से बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स बहुत घट गए, ठीक है, जिसकी वजह से उनको अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत कम करना पड़ा. इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हुआ, ठीक है. और ऐसे इस तरह से जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो अनएम्प्लॉय होती गई और वो अनएम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाई होता गया, राइट. सो वो जो क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक जो है आया था उस दौर में, उसके बाद गवर्नमेंट्स को जरूरत पड़ी कि हम लोग किस तरह से इस फेज ऑफ डिप्रेशन से निकाल के लोगों को एम्प्लॉय करें. सो उसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत नेसेसरी हो गया, राइट. सो अनएम्प्लॉयमेंट एक सिर्फ एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की समस्या नहीं होती है, वो एक डेवलप्ड कंट्री में भी ये समस्या होती है. वहां पे समस्या इसलिए होती है क्योंकि ओवर प्रोडक्शन होने से या डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज आने से वेज कट होता है वहां पे, या साइक्लिकल बिजनेस साइकिल्स जो बोल रहे थे, साइक्लिकल मोमेंट्स की वजह से वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आता है. बट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है वो कुछ अलग तरह की है. जैसे कि रूरल एरियाज में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि लोग काम तो कर रहे हैं, जहां पे 2 लोगों की जरूरत है वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, या जहां पे 4 लोगों की जरूरत है वहां 8 लोग काम करें. दैट मीन्स द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट 4 लेबर्स विल बी 0 एट दैट टाइम, राइट. सो दैट इज अनडिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं. तो रूरल एरियाज में इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में पाया जाता है. और अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो पाया जाता है वो होता है जो स्किल्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट भी होते हैं और अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयड भी होते हैं अर्बन एरियाज में, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में. सो वो अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू रहता है हर इकोनॉमी का, और उसको सॉल्व करना, राइट, एक फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना वो एक मेजर इशू भी है और गोल भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. देन दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट. नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, वो किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का या किसी भी इकोनॉमी का एक मेजर की पैरामीटर होते हैं, ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का ग्रोथ को अचीव करना, ग्रोथ को स्टिमुलेट करके डेवलपमेंट को अचीव करना, डेवलपमेंट के रास्ते पे उसको लाना, और डेवलपमेंट ऐसा कि जो सोशली जस्टिफाइड हो, मतलब कि उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हो. ग्रोथ ऐसा ना हो कि रिच और पुअर का गैप वाइडन होता जाए, बल्कि इस तरह का ग्रोथ हो जो कि रिच और पुअर के गैप को मिनिमाइज करे, राइट. एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनाए, इक्वालिटेरियन इकोनॉमी बनाए. और दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट जो आया है डेवलपमेंट का, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वो क्यों आया? क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ एक्सीड करता है, फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात करते हैं, तो उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को बहुत हार्म हो रहा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जो है धड़ाधड़ मिसयूटिलाइज किए जा रहे हैं, जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक खतरा है, राइट. सो दैट इज द रीजन एक नया जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आया, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि विकास इस तरह से हो कि जो कि आज की जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह के विकास के स्टेप को हम लोग अडॉप्ट करें, राइट. सो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक इशू और गोल है. देन कम्स द इन्फ्लेशन, राइट. नाउ इन्फ्लेशन जो है
दैट इज कि जब एक जनरल जो प्राइस लेवल जिसको बोलते हैं या एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मैंने बताया कि जनरल प्राइस लेवल और प्राइस ऑफ अ सर्टेन गुड इज डिफरेंट थिंग, आर डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो जब एक जो जनरल प्राइस लेवल है, इट व्हेन इट टेंड्स टू राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बढ़ता है धीरे धीरे, right? So that process is known as inflation, right? So उस inflation के आने से value of money आपका घट जाता है, और value of money घट गया, that means आपकी जो purchasing power है, आपके पास suppose 100 रुपए थे, अब वो 100 रुपए में पहले 10 पेन खरीद पा रहे थे, अब वो आप 5 ही पेन खरीद पा रहे, that means what happened, आपकी purchasing power कम होगी, right? So purchasing power, so value of money घटा, इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल कम हो गई, राइट? इट हैज बीन रिड्यूस्ड, राइट? सो इसके लिए जो इन्फ्लेशन को कर्व करना बहुत जरूरी है. एक माइल्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो, राइट? एक इकोनॉमी के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है एक माइल्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बट वो एक हाइपर इन्फ्लेशन बन जाए तो उसकी वजह से कॉस्ट भी एस्केलेट करता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो एक कॉम्पिटिटिव जो बिजनेस नहीं होगा इन अ ग्लोबल मार्केट, राइट? सो वो फिर क्या होगा, जो बिजनेस है वो धीरे धीरे फेल होने लगेगा, राइट? सो इसलिए जरूरी है कि हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन हम करें, राइट? इन्फ्लेशन का रेट को हम कंट्रोल्ड उसमें रखें. और दूसरा, एक मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में एक कॉमन व्यक्ति के लिए इन्फ्लेशन जो है इज ऑफ वेरी मच कंसर्न, ठीक है? क्योंकि उससे उसकी परचेजिंग पावर निर्धारित होती है. जितना इन्फ्लेशन ज्यादा होगा उसकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी, राइट? जिसकी वजह से गवर्नमेंट के प्रति उसका डिसकंटेंट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो इससे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, ठीक है, के लिए एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है. सो इसीलिए जरूरी है कि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल्ड मैनर में ही रखें, राइट? देन कम्स द बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल मैंने बताया कि फेजेस में चलता है. इकोनॉमी गोज थ्रू अप्स एंड डाउन्स. इकोनॉमी डज नॉट रन इन अ स्मूथ वे. ग्रोथ प्रोसेस स्मूथ नहीं चलता, बल्कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है? बूम होगा तो फिर डाउनफॉल भी होता है, फिर रिसेशन आता है, फिर रिकवरी होती है, फिर से बूम और इन्फ्लेशन का सिचुएशन आता है, देन अगेन द डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट्स. सो दिस इज हाउ द इकोनॉमी मूव्स ऑन, राइट? सो ये जो बिजनेस साइकिल है वो एक फर्म से ही कंसर्न नहीं होता, या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंसर्न नहीं होता, बल्कि ये पूरे जो इकोनॉमिक जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं सबको एक साथ जो है इस मैक्रो फिनोमिनन में हम इसको देखते हैं, राइट? और ये कभी कभी एक ग्लोबल फिनोमिनन भी बन जाता है, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन का मैंने एग्जांपल दिया, और अभी कोविड के टाइम पे भी हम लोग वो ग्लोबल स्लो डाउन जो है देख रहे हैं. और उससे पहले एक 2008 में जब अमेरिका में की जो 2 बैंक्स फेल हो गई थी, उसके बाद अमेरिका से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमीज थे उन सब में बहुत ज्यादा मतलब ये डिप्रेशन फिर से आया था. उतना क्रॉनिक नहीं था जितना कि 1930 का था, बट डिप्रेशन आया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट उस समय भी बढ़ी थी, राइट? सो ये बिजनेस साइकिल्स भी हम लोग इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है मेजर कंसर्न रहता है. देन सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड विद द इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड से ये संबंधित है. सो इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स शुड बी इन बैलेंस, राइट? इफ आर एक्सपोर्ट्स is less than the imports, that means our imports exceeds the exports, so obviously हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाएगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होगा तो हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व्स, दैट मीन्स हमारी कम हो जाएगी, राइट? फॉरेक्स रिजर्व का जितनी कम होती जाएगी हमारे जो या बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जितना डेफिसिट में होगा, उसकी वजह से हमारी जो कंट्री की मुद्रा की वैल्यू है कंट्री के, राइट? सपोज जैसे कि इंडियन करेंसी रुपीज है, तो रुपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज इन द मार्केट, राइट?
वो ग्लोबल मार्केट वो कम होती जाएगी, वो जितनी कम होती जाएगी हमारा उतना एक्सचेंज रेट घटता जाएगा, जिसकी वजह से हमें और भी हमारे करेंसी पे और गवर्नमेंट पे जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो भी कम होता जाएगा। सो इसीलिए जरूरी है कि हम एक सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करें, राइट। देन कम्स द बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी। नाउ बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी मैंने पहले ही बहुत कुछ इलाबोरेट किया कि क्या होता है, राइट। एंड कीन्स ने जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो ही सजेस्टेड फॉर अ डेफिसिट बजटिंग। डेफिसिट बजट आपको पता है, ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एनुअली, राइट। सो जो डेफिसिट बजटिंग का मतलब कि जिसमें हम आय और व्यय का ब्यौरा देते हैं वो होता है बजट ना। सो एक साल के लिए आपका कितना, कहाँ पे एक्सपेंडिचर होना है, कहाँ से आपकी इनकम आनी है, वो होता है बजट, राइट। सो डेफिसिट बजटिंग का मतलब आपकी जो एक्सपेंडिचर है दैट विल एक्सीड योर इनकम, राइट। सो ये कीन्स ने इसलिए सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह से यहाँ पे क्या बढ़ाना है, लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर देनी है। परचेजिंग पावर मिलेगी तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी तो लोग प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स आगे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कंपनीज लोगों को एम्प्लॉय करेगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा और लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इनकम आएगा और इस तरह से डिमांड बढ़ेगी। दिस इज हाउ द इकोनॉमी विल रिकवर फ्रॉम द पाथ ऑफ डिप्रेशन, right, on the path of growth, right, through adopting this kind of fiscal policy. So fiscal policy is very important, not necessarily कि deficit budgeting ही हो, वो उस टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक्स कीन्स ने अपनी जनरल थियरी में उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपने व्यू पॉइंट्स दिए थे। देन कम्स दी मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्वांटिटी ऑफ मनी को जो कंट्रोल करता है, that is your monetary policy. So these are the major issues and goals that is concerned with in the macroeconomics, right? All right, now moving on to the next slide. ये बहुत इससे ये stop हो गया। करें क्या, escape भी नहीं हो रहा। Okay, so coming to the significance or importance of macroeconomics, first of all is it is helpful in understanding the functioning of any economy, right? किसी भी इकोनॉमी के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम नेशनल इनकम, राइट, और भी कई सारे फैक्टर्स जो कि इंटर डिपेंडेंट, वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं जो कि इंटर डिपेंडेंट हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, राइट। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग और उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके कि हाउ वन फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन दी अनदर फैक्टर, राइट। सो वो सब चीजों के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को रेफर करना पड़ता है, राइट। और क्योंकि इंटरडिपेंडेंस सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स का नहीं होता, ठीक है, एज ए ग्रुप होता है, राइट। स्टडी, सो दैट इज द रीजन स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन नेक्स्ट जो है इसमें नेशनल इनकम को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। सो नेशनल इनकम को स्टडी करने से क्या होता है, हमें वेरियस इकोनॉमीज की क्या कंडीशंस है, वी गेट टू नो अबाउट दी वेरियस इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट। We can compare between the national incomes, we can compare between the per capita incomes, right? And then इस नेशनल इनकम को स्टडी करने से हम लोग पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं उस राष्ट्रीय आय के बेसिस पे या उस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। अच्छा, पर कैपिटा इनकम इतना कम है एज कम्पेयर टू अमेरिका, तो हाउ वी कैन रेज दिस पर कैपिटा इनकम इन आवर कंट्री। सो इस तरह की पॉलिसीज को फ्रेमवर्क करने में कहीं ना कहीं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, राइट। और एक कंट्री में वेलफेयर कितना हो रहा है वो भी हम राष्ट्रीय आय के द्वारा जान पाते हैं, राइट। Then comes the formulation and of economic या policy formulation जिसको बोलते हैं,
राइट। इकोनॉमिक पॉलिसी की फॉर्मुलेशन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो भी इकोनॉमीज हैं वो सारी जो हैं एग्रीगेट डेटा को लेती हैं ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि राष्ट्रीय आय, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, general price level, aggregate saving, etc. Right? So aggregate consumption, etc. things in while formulating their policies or economic policies. So for that also macroeconomics is very important to be studied. Then study of business cycles again. Business cycles जो है या इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक इस तरह से लोग ऐसे बीच में आधी क्लास के बाद आएंगे तो मैं कल से मैं इस तरह से एडमिट नहीं करूंगी। ओके, सो बिजनेस साइकिल्स में जो है या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो है वो भी कई तरह के एग्रीगेट फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है, लाइक एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, है ना। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस साइकिल्स को स्टडी करने के लिए और उनको मापने के लिए, राइट। देन कम्स द हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे लॉज या प्रिंसिपल्स जो भी बने हैं, सपोज लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो कि एक रेवोल्यूशनरी वो थॉट है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का या मार्जिनलिस्ट का, वो जो थियोरी बनी है वो एक इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं बनाई गई है, वो एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से वो बनाई गई है कि जब हम एक वस्तु की अलग अलग इकाइयों का कंजम्पशन एक ही टाइम पे करते जाएंगे तो वो उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे घटने लगती है। तो वो एक कंज्यूमर के द्वारा बनाया गया कोई थ्योरी नहीं है, एक कंज्यूमर को यूनिट को एक इंडिविजुअल यूनिट को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, बल्कि ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के ऊपर सर्वे करके उसको बनाया गया है, राइट। देन सो दैट इज द रीजन मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को भी स्टडी कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देन मटेरियल वेलफेयर का एस्टिमेट, राइट। मटेरियल वेलफेयर का एस्टिमेट इसके द्वारा हम पढ़ते हैं, राइट, कि कैसे फिजिकल वेलफेयर जो है या प्रमोशन ऑफ फिजिकल वेलफेयर इज द गोल ऑफ एवरी इकोनॉमी, राइट। सो मटेरियल वेलफेयर बढ़ा है या घटा है, राइट, वो इंडिविजुअल यूनिट से की स्टडी से नहीं पता चलेगा, उसके लिए भी हमें अगेन एग्रीगेट्स को ही स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, ये सारी ये एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स ही बताएंगे कि मटेरियल वेलफेयर कितना हुआ है किसी भी पॉलिसी से या किसी भी प्लानिंग से, राइट। देन इंटरनेशनल कंपैरिजंस में भी, राइट, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर से एग्रीगेट में ही यहाँ पे हम एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स को ही हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि कैसे नेशनल इनकम ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड नेशनल इनकम ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी में कितना डिफरेंस है। We can compare between these two, या per capita income of Indian economy and per capita income of कोई फ्रांस की इकोनॉमी, राइट। सो दिस इज हाउ वी we can compare between two economies, right? We can compare on the basis of its GDP, its forex reserves, right, etc. So जो कि एक एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है, अगेन एक इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको स्टडी नहीं करते, राइट। And the last and the foremost thing is that it is helpful in understanding macroeconomic paradoxes. अब paradoxes क्या होते हैं? जैसे कि जो एक इंडिविजुअल के लिए सही होता है वो एग्रीगेट इकोनॉमी के लिए या ये जब हम सब पे अप्लाई होता है वो कई बार लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेविंग करना एक आदमी के लिए एक वरदान है, कहते हैं, राइट। सेविंग इज अ वर्च्यू फॉर एन इंडिविजुअल। बट कीन्स का कहना है कि अगर सब लोग सेव करने लग जाएंगे, राइट, इकोनॉमी एज अ होल, जो पूरा नेशन सेविंग पे जोर देगा कि इट इज अ वर्च्यू, सो इकोनॉमी में व्हाट विल हैपन, द डिमांड विल गो डाउन, क्योंकि लोगों ने अब सेव करना शुरू कर दिया, कंजम्पशन कोई कर ही नहीं रहा।
what will happen to the aggregate demand? It will fall down. उससे कीमत घटेगी, कीमत घटने से क्या होगा? Again, when prices will go down, profit will go down. When profit will go down, there will be cut in the rate of investment. Investment घट जाएगा, aggregate investment घट जाएगा, aggregate investment घट जाएगा, unemployment rate घट जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगी और वो इनकम कम हो जाएगा. इनकम कम हो जाएगा तो वो सेविंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा बढ़ने की बजाय, राइट? सो जो एक इंडिविजुअल के लिए वर्च्यू है, दैट इज अ वाइस फॉर द इकोनॉमी एज अ होल. सो दिस इज हाउ वी स्टडी दीज मैक्रोइकोनॉमिक पैराडॉक्सेस. सिमिलरली एक फार्मर ने खूब मेहनत करके बहुत अच्छा बम्पर क्रॉप जो है, एक गुड क्रॉप जो है उत्पादित किया, जिसकी वजह से उसको अच्छी खासी इनकम हुई. बट सारे फार्मर्स की इस तरह से अच्छा उत्पादन होगा और बम्पर क्रॉपिंग होगी, सो व्हाट विल हैपन टू देयर इनकम एज अ होल? वो क्या होगा? वो उल्टा बढ़ने की बजाय एग्रीगेट में वो कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बम्पर क्रॉप जब होगा तो सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी. सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगी. प्राइसेस कम हो जाएंगी, उनको उसके लिए कम प्राइसेस मिलेंगे अपनी उत्पादित वस्तु के लिए. सो देयर इनकम विल गो डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग अप, राइट? सो इस तरह के पैराडॉक्सेस को हम मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस बोलते हैं. सो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं बाय स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन, राइट? और देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स लाइक दिस, राइट? So this is it. This was the significance or the importance of the macroeconomics, right? So इसके बाद लास्ट जो आपका है इसमें टॉपिक, यार मेरा स्लाइड मूव नहीं करता, पता नहीं क्यों. इसके बाद है जो थॉट है ऑन ऑफ वेरियस इकोनॉमिस्ट, राइट? मेरा आगे ऐसे दिखाते हैं, राइट? ये है स्कूल ऑफ थॉट्स by classical, where we will see the classical approach, then the Keynesian school of thought and the monetarist or neoclassical theory, right? Time बहुत ज़्यादा हो रहा है. Should I stop? Should I stop or should I continue? All right, nobody is speaking, so that means I should continue, right? All right. So classical approach जो है, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं मैक्रो इकोनॉमिक्स के या इकोनॉमिक्स के भी, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स को सीधा अभी कीन्स की वजह से नहीं आया, ऐसा नहीं है. इससे पहले भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता था, बिफोर क्लासिकल्स ऑल्सो, क्योंकि पहले भी इकोनॉमिक थॉट जो है जनरेट होते थे. इकोनॉमिक्स एज एन की एग्जिस्टेंस थी, बेशक वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में थी, ठीक है? जैसे कि पहले मर्केंटिलिस्ट थे, ठीक है, उनके विचार थे. फिर फिजियोक्रेट्स करके आए थे, उनके विचार थे. जब ये आप हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ोगे का कोर्स है, उसमें आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर समझ आएगी. फिर उसके बाद एडम स्मिथ ने जब जो अपनी किताब लिखी, राइट, दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशंस करके जो किताब लिखी, उसके बाद इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, नॉट एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, क्योंकि पहले जो इकोनॉमिक्स को स्टडी जो किया जाता था वो पॉलिसी मेकिंग के लिए, अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कितना टैक्सेशन कलेक्ट करना चाहिए, कहाँ से रेवेन्यू आनी चाहिए सरकार को. सो उसके बारे में वो थॉट्स होते थे. बट यहाँ पे जब जो एडम स्मिथ की किताब छपी 1776 में गेस, सो उसके बाद इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस और एग्जिस्टेंस जो है आई थी. उसके बाद के जो आपके इकोनॉमिस्ट थे, रिकार्डो, जे.एस. मिल, जे.बी. से ने एडम स्मिथ के ही थॉट्स को और पॉलिश और उसको ही आगे कंटिन्यू किया. सो उन इकोनॉमिस्ट को कीन्स ने नाम दिया क्लासिकल्स का, राइट? सो वो जो ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट थे, उनके जो थॉट्स थे उसको हम इसको बोल रहे हैं हम क्लासिकल अप्रोच. और इनका सबका एक जनरली एक जैसा मानना था कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, राइट? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का रोल सिर्फ एक
लॉ एंड ऑर्डर और पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना और डिफेंस, दैट मीन्स एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्शन देना, इतना ही होना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए था। इनका ये मानना था इकोनॉमिक अफेयर्स में गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये मानते थे, राइट। और ये मानते थे कि जो इकोनॉमी है वो बहुत सेल्फ एडजस्टिंग है, बिकॉज वो कहते थे कि देयर इज एन इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब इनका ये था कि मार्केट मैकेनिज्म एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक कर देगा और सब कुछ वही तय करेगा। प्राइसेस क्या होंगी, इंटरनेशनल मार्केट में भी वस्तुओं की कीमत और डिमांड किस चीज की होगी, वो सारी चीजें मार्केट फोर्सेस तय करेगी, ये क्लासिकल्स का मानना था। तो ये मानते थे कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की वजह से हमेशा ही इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन मेंटेन रहेगी। इनका मतलब था कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वो एक टेम्पररी मोमेंट के लिए होगी, राइट, परमानेंट वो नहीं होगी, राइट। सो और वो क्यों मानते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ प्राइसेस, राइट। जेबी से का जो लॉ था दैट इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये उसको बिलीव करते थे ये सारे इकोनॉमिस्ट, राइट। ये सारा जब हम क्लासिकल्स की एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे आपको बहुत डिटेल में इसको समझ आएगा बहुत अच्छे से, नहीं। तो ये क्लासिकल्स का अप्रोच था रिगार्डिंग दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आया कीन्स का थॉट और कीन्सियन स्कूल ऑफ थॉट जिसको बोलते हैं, जिसमें जो कि 1936 में कल मैंने बताया आफ्टर हिज द पब्लिकेशन ऑफ हिज बुक दैट इज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के बाद जो है कीन्स ने अपने जो थॉट्स दिए दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द थॉट्स ऑफ द क्लासिकल्स, वो बिल्कुल डिफरेंट था। क्लासिकल्स कीन्स ने कहा था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द, क्योंकि जो जब कीन्स ने जब अपनी थॉट्स दिए थे, अपनी किताब छापी थी, तो दैट वाज द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। उस डिप्रेशन के दौर में क्लासिकल्स की सारी थ्योरीज एंड लॉज फेल हो रहे थे, राइट। जेबी से का लॉ भी फेल हो गया था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड कहीं पे नजर नहीं आ रहा था। सो दैट इज द रीजन कीन्स ने कहा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड क्लासिकल्स से व्हेन दे से कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब सप्लाई पे ध्यान दो, डिमांड अपने आप तैयार हो जाएगा। बट कीन्स ने कहा कि नहीं, द प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, वी हैव टू इंक्रीज दिस एग्रीगेट डिमांड। एंड फिर उसने इफेक्टिव डिमांड का एक कॉन्सेप्ट दिया, प्रभावशाली मांग, जिसको मैं कल कह रही थी। सो वो इफेक्टिव डिमांड को रेज करने से कीन्स के अकॉर्डिंग जब डिमांड रेज होगा, राइट, डिमांड रेज होगा तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी, अगेन द साइकिल मूव्स ऑन, राइट, निवेश बढ़ेगा, राइट, फिर और रोजगार बढ़ेगा और इस तरह से धीरे धीरे मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा। ये कीन्स की स्कूल ऑफ थॉट थे। इसके बाद जो मॉनिटरिस्ट थे वो था मिल्टन फ्रीडमैन, जिसने की कीन्स के ही इकोनॉमिक्स, कीन्सियन इकोनॉमिक्स को ही में बताया कि कीन्सियन के इकोनॉमिक्स में रोल ऑफ मनी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और कीन्स ने एम्फसाइज किया ऑन द फिस्कल पॉलिसी, रोल ऑफ गवर्नमेंट को ज्यादा एम्फसाइज किया, राइट, इन उसके पब्लिक एक्सपेंडिचर को ज्यादा एम्फसाइज किया, राइट, डेफिसिट फाइनेंसिंग को ज्यादा एम्फसाइज किया। सो इसीलिए जो फ्रीडमैन ने उसके ऑपोजिट व्यू देते हुए कहा कि रोल ऑफ मनी सप्लाई जो है और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। और इसी और जो बेस था मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट इसको बोलते हैं इसीलिए क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को एम्फसाइज करते थे। इस जो बेस था दैट वाज अगेन कीन्स की स्कूल ऑफ थॉट ही था। उसके बाद जो न्यू क्लासिकल का जो थॉट था वो क्लासिकल्स और कीन्स का एक सिंथेसिस था, एक इंटीग्रेशन, दोनों की थ्योरीज को मिला के जो व्यू पॉइंट्स दिए थे वो थे न्यू क्लासिकल्स, right? So this is how they have different thoughts, different views regarding a particular problem or issue of economy, right? So this is it. So we have done with the first topic, that is the introduction part of the macroeconomics. So I will stop.